क्लास 2nd chapter 11. Today's we covered topic latent heat and their problems. So let's start latent heat. Students, latent heat की मीनिंग समझते हैं. Latent means hidden होता है. जब हम latent के ट्रांसलेट करते हैं तो हमें latent के जो मीनिंग मिलते हैं वो hidden के मिलते हैं. अब क्या मतलब hidden heat? तो आइए इसको समझने की कोशिश करें. लेटेंट हीट हम हीट के उस अमाउंट को कहते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं. The amount which is required to change the state at constant temperature. यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करता हूँ तो हीट सप्लाई करने के बाद वो जो हीट दी गई है वो हीट सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे या लिक्विड को गैस में चेंज कर दे. तो ये जो हीट का अमाउंट है जो रिक्वायर्ड होता है सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के लिए, इस हीट के अमाउंट को आप क्या नाम देंगे? लेटेंट हीट का नाम देंगे. मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सॉलिड आइस है, फिर लिक्विड वाटर है, उसके बाद गैस है. तो अगर मैं सॉलिड आइस को मैं हीट सप्लाई करता हूँ तो हीट सप्लाई करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी. अगर मैं फर्दर हीट सप्लाई करता हूँ तो वो गैस में. तो वो जो हीट का अमाउंट है जिसको सप्लाई करने से ये सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाए, मैं उस हीट के अमाउंट को हीट नहीं कहूँगा. उसके लिए मुझे नाम रखना है लेटेंट हीट का. इस लेटेंट हीट को मालूम करने का तरीका, लेटेंट हीट को मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं Q इक्वल्स टू ml. Q यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट है, m का मतलब मास है, जिस चीज़ को आप हीट सप्लाई करें उसका मास कितना है, और l का मतलब लेटेंट हीट है. तो अगर आपको लेटेंट हीट कैलकुलेट करना है तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई m. तो लेटेंट हीट को मालूम करने के लिए Q डिवाइड बाई m मतलब हीट डिवाइडेड बाई मास का. अगर आपने हीट कैलकुलेट कर ली तो हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला है m मल्टीप्लाई बाई L. m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, L इज कॉल्ड लेटेंट हीट. यूनिट ऑफ लेटेंट हीट. तो स्टूडेंट यूनिट ऑफ लेटेंट हीट जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू. Q यहाँ पर हीट है और हीट एनर्जी है, एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में. m मास है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में. तो यूनिट क्या बना इसका? जूल अपॉन केजी, यानी जूल पर केजी. स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट की दो टाइप्स होती हैं. एक टाइप का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक टाइप का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब इन दोनों में आइए फर्क समझते हैं. लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है. Latent heat of fusion. The amount of heat needed to change 1 kilogram solid into 1 kilogram liquid. यानी हीट का वो अमाउंट जिससे आपके पास जो सॉलिड है 1 kg का वो मुकम्मल तौर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. तो हम उस हीट के अमाउंट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी पिघल जाए. अगर मेरे को बर्फ़ है तो वो पिघल जाए मुकम्मल तौर पर. बर्फ़ को मुकम्मल तौर पर पिघलने के लिए जो हीट उस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड आइस है तो उसको हीट सप्लाई करेंगे और हीट सप्लाई करने के बाद ये मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट. तो द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड, the amount is called latent heat of fusion. latent heat of fusion का यूनिट आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हीट डिवाइड बाय मास. हीट का यूनिट जूल है, मास का केजी और जूल पर केजी. एक एग्जाम्पल पे गौर करते हैं स्टूडेंट्स. ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है. इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 1 किलोग्राम बर्फ है. उस 1 किलोग्राम बर्फ को अगर इतनी अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो ये अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद ये बर्फ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर. ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है जो सप्लाई करेंगे उसका मॉड्यूल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? तो
amount of heat required to change 1 kilogram liquid to vapor is called latent heat of vaporization. So वही डेफिनेशन है, बस ये देखना है कि वहाँ सॉलिड टू लिक्विड की बात कर रहे हैं या पर लिक्विड टू वेपर की बात कर रहे हैं, यानी हम खींची वेपर में कन्वर्ट अगर करते हैं तो मीन्स दैट हमें लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड डायग्राम में वर्क कर सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या होता है कि हीट सप्लाई करते हैं पानी को लिक्विड वाटर में, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हीट जो पानी को वेपर में कन्वर्ट करवाते हैं इस हीट को आपने क्या कहना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहना है। इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन इज जूल पर किलोग्राम। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास लिक्विड मौजूद है, लिक्विड वाटर ग्रीन में आप देख सकते हैं, ग्रीन जो आपको नजर आ रही है बहुत थोड़ा सा बड़ी लिक्विड वाटर है, इसके मॉलिक्यूल करीब है। अगर मैं इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद आप देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल पहले करीब करीब थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। तो इट मीन्स दैट आप इस अमाउंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप लिक्विड को चेंज कर रहे हैं वेपर्स के अंदर। अगर लिक्विड को वेपर में चेंज करना है तो आपने पानी को इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे लिक्विड वाटर चेंज हो जाएगा वेपर्स के अंदर, और उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेंगे आप, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन में देखते हैं और कहते हैं कि एल्यूमिनियम की जो लेटेंट हीट है फ्यूजन की वो है 9.0 इसी तरीके से इसका मेल्टिंग पॉइंट 659 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 1.1 10⁻⁷ और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 1509 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो है हर सब्सटेंस की अपनी लेटेंट हीट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। आप पानी के केस में देखिए, पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, यानी पानी को मेल्ट करने के लिए आपको 0 पर लाना पड़ेगा, लेकिन एल्यूमिनियम को मेल्ट करने के लिए कहाँ पर लाना पड़ेगा, आपको 659 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना पड़ेगा, तब जाके एल्यूमिनियम मेल्ट होगा। यही वजह है कि हमें एल्यूमिनियम के केस में जो है ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू वाटर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पानी की जो लेटेंट हीट है वेपराइजेशन की 10⁻⁶ की चल रही है और एल्यूमिनियम की 10⁻⁷ है। उसकी वजह आप जानते हैं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट 1509 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतनी आपको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है एल्यूमिनियम को किसी में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड एल्यूमिनियम को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि लेटेंट फ्यूजन और वेपराइजेशन ये सेम नहीं होती, सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करते हैं स्टूडेंट्स। फ्यूजन और वेपराइजेशन में हम डिफरेंस चेक करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि फ्यूजन का मतलब होता है द अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, और वेपराइजेशन का मतलब है द अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर। तो ये डेफिनेशन है इसकी, फ्यूजन की सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, फ्यूजन है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपराइजेशन सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। वो अगर जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, और जिसमें लिक्विड को गैस करते हैं उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर लिक्विड वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कंपेरिजन था फ्यूजन का और वेपराइजेशन। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के हवाले से। हीट एक्सचेंज की डेफिनेशन ये है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट, यानी हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। मिसाल के तौर पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ से हीट जा रही है, ये जो यहाँ पर एक बंदा है जिसने रेड ड्रेस पहना है, आप मान लें ये जो है हॉट ऑब्जेक्ट है, और जो ब्लू ड्रेस में है मान लें ये कोल्डर ऑब्जेक्ट है। ये वार्मर ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वन, ये वार्मर ऑब्जेक्ट है और ये कोल्डर ऑब्जेक्ट है। सेंटर में हम ये देख रहे हैं कि एक शख्स है
जो वार्मर ऑब्जेक्ट से हीट को ले रहा है और किस तरफ लेकर जा रहा है, कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यही अमल होता है कि हीट ट्रांसफर होती है वाटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। या आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि हॉट बॉडी के लिए हीट लॉस होती है, और कोल्डर बॉडी के लिए या कोल्डर ऑब्जेक्ट के लिए जो है हीट गेन होती है। यानी हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। इसी को हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का नाम देंगे। तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हीट डैशियन हीट लॉस्ट बाय, हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, हीट लॉस्ट कर रही है हॉट ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और ये हीट ज़ाया नहीं हुई, ये हीट किसको मिल जाएगी, जितनी हीट ये लॉस करेगी उतनी हीट जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो गेन कर लेगा। तो हीट लॉस अब यहाँ पर लिखते हैं हीट गेन बाय कोल्डर ऑब्जेक्ट या हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम यहाँ पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहते हैं कि जितनी हीट हॉट बॉडी लॉस करेगी वो हीट कौन गेन कर लेगा, कोल्ड बॉडी हीट गेन। अब इस टॉपिक के हवाले से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 11.6। न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है हमसे कि एक आयरन का ब्लॉक है, उस आयरन के ब्लॉक का मास 2 kg is taken from furnace where its temperature was 650 degrees centigrade and placed on a larger block of ice at 0 degrees centigrade, assuming that all heat given up by the iron is used to melt the ice. How much ice is melted? क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है जिसको हमें सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल के अंदर सबसे आखिर में गिवन है सी आयरन और एल एफ गिवन है। तो सी का मतलब है सी का मतलब स्पेसिफिक हीट होता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन आपको गिवन है 499.8 जूल पर किलोग्राम केल्विन। एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 10 की पावर 5 जूल पर केजी। दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, ये हमें क्वेश्चन के साथ बताई जाएगी। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो आइए हम न्यूमेरिकल को समझते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर शुरू में एक बात गिवन है कि हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक है और उसका मास कितना है, 2 kg उसका मास है, और हम उसे कहाँ से लेकर आए थे, फर्नेस से लेकर आए थे, जहाँ टेम्परेचर कितना चल रहा था 650 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स दैट अगर हम आयरन ब्लॉक को वहाँ से लेकर आए तो आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर भी कितना होगा, 650 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद हमने इस आयरन ब्लॉक को प्लेस कर दिया, रख दिया कहाँ पर, लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस पर, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी हमने आइस का ब्लॉक लिया और उस आइस के ब्लॉक पर हमने क्या रख दिया स्टूडेंट्स, हमने उस पर रख दिया आयरन। तो ये आयरन है और रेड वाला हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेड वाला हमारे पास आइस है, ये आइस। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, होगा ये कि कुछ देर के बाद, क्योंकि आयरन गर्म है, इसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आहिस्ता आहिस्ता आयरन जो है हीट लॉस करेगा, ठंडे होने की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पर हीट लॉस बाय आयरन होने वाला है। वो जो लॉस्ट हो रहा है आयरन की, वो हीट जा कहाँ रही है, जानते हैं कुछ देर के बाद आयरन का टेम्परेचर कम होगा तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आइस हीट को गेन करेगी, और जब आइस हीट को गेन करेगी स्टूडेंट्स तो आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी। हमें ये बताना है कि जब आयरन के इस पीस ऑफ ब्लॉक को बर्फ़ पर रखा जाता है तो कितनी अमाउंट में आइस मेल्ट हो जाएगी। इसका आंसर हमसे पूछा गया है कि इसका आंसर दीजिए कि हाउ मच आइस इज मेल्टेड व्हेन यू प्लेस द ब्लॉक ऑफ आयरन ऑन द आइस। तो क्वेश्चन ये है आइस का अमाउंट बता दीजिए आप। आयरन का अमाउंट मैंने बता दिया 2 kg का। इसका डेटा कुछ ये है
कि सबसे पहले हमें मास ऑफ आयरन बताया गया था 2 kg 2 किलोग्राम मास ऑफ आयरन है। इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमारे पास 650 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके बाद सेकंड टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पर्पज़ क्या है, आप जानते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पर लगेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे जैसे आयरन हीट लॉस करेगा स्टूडेंट्स, तो हीट लॉस करने के बाद 650 से टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, 649 हो जाएगा, 658 इस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कैसा बनता है, इसका टेम्परेचर आइस के साथ मैच कर जाएगा। यानी इनिशियल टेम्परेचर अगर 650 है तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका 0, और फिर हीट एक्सचेंज नहीं। क्योंकि हीट एक्सचेंज कब होती है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो हमने भी यही कहा कि पहले इनिशियल टेम्परेचर 650 था और बाद में कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सी स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, यानी सी आयरन ये हमने 499.8 जूल पर किलोग्राम केल्विन। LF latent heat of fusion equals 3.36 10 की पावर 5 जूल पर kg। कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट्स की भी होती है पेपर में। मास ऑफ आइस हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ आयरन गिवन द स्टूडेंट्स, मास ऑफ आइस हमें कैलकुलेट करना है। आइए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है स्टूडेंट्स, हीट एक्सचेंज का लॉ ये कहता है कि हॉट बॉडी से हीट लॉस होती है और वो हीट कहाँ पर चली जाती है, कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हॉट बॉडी कौन सी थी। तो स्टूडेंट हॉट बॉडी कौन थी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर शुरू में किसका ज़्यादा है, तो क्वेश्चन में मेंशन है ये बात कि 2 kg का आयरन ब्लॉक था और उसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड था स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स दैट अगर 2 kg का ब्लॉक है उसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइस होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस हिसाब से हायर टेम्परेचर ऑफ द आयरन हुआ और लोअर टेम्परेचर ऑफ द आइस हुई। तो हम कह सकते हैं कि हायर टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी आयरन है, आयरन से हीट लॉस होगी और आइस उस हीट को गेन करेगा। उसी बात को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, हीट लॉस बाय आयरन इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, यानी हीट लॉस कौन करता है हॉट बॉडी, और हॉट बॉडी कौन है हमारे केस के अंदर आयरन, और कोल्ड बॉडी कौन हमारे इस केस के अंदर स्टूडेंट वो आइस है। यहाँ पर हमने एक बात और समझनी है, वो बात है कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास हीट के दो कॉन्सेप्ट आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़े। एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट का स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को सप्लाई किया जाता है और सप्लाई करने के बाद उसका 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारे इस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमें बताया जा रहा है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो आयरन है। तो मतलब ये हुआ कि आयरन की स्पेसिफिक 499.8, मतलब हम आसानी के लिए मान लेते हैं कि आयरन की जो स्पेसिफिक हीट है वो 500 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयरन को इतनी हीट दी जाए तो इतनी हीट देने के बाद आयरन का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे इस केस में आयरन का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा स्टूडेंट, आयरन का टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि हमने आयरन को कहाँ पर लाकर रखा है, हमने आयरन को लाकर रखा है स्टूडेंट्स बर्फ़ के ऊपर। अगर हम बर्फ़ के ऊपर आयरन को लाकर रखेंगे इट मीन्स दैट आयरन का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि आयरन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, तो उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा, लेट्स सपोज 650 है, कुछ देर के बाद 649 हो जाएगा। अगर 649 हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसने कितनी हीट यूज़ कर दी है, तो उसका जवाब होगा इसने हीट यूज़ कर दी है 500 जूल के बराबर। अगर ये इतनी हीट गेन कर दे तो टेम्परेचर 650 से 651 हो जाएगा। अगर ये इतनी हीट लूज़ कर दे तो उसका टेम्परेचर 650 से 649 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अमाउंट ऑफ हीट है इससे टेम्परेचर आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। सप्लाई कर देंगे तो बढ़ जाएगा 1 डिग्री, अगर किसी ऑब्जेक्ट में इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकल जाए तो आयरन ब्लॉक में से तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए या 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए स्टूडेंट, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। मतलब ये हुआ कि आयरन के केस में
टेम्परेचर कम हो रहा है, और जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो कौन से स्पेसिफिक हीट पे अप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिक हीट पे फ्लूइड को सॉल्व किया जाता है। आइस के केस में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। आइस के केस में ऐसा नहीं हो रहा, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आइस जो है अपना टेम्परेचर गिराएगी नहीं, आइस ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है। तो जब हम बर्फ पर लोहे का ब्लॉक ला के रखेंगे स्टूडेंट्स, तो लोहे का ये जो ब्लॉक होगा वो आइस हुआ टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आइस को मेल्ट करेगा। अगर ये आइस को मेल्ट करेगा तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि लेटेंट हीट, अभी हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट वो हीट की कहा जाता है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करे। यहाँ पर भी आपने देखा कि सॉलिड आइस थी और सॉलिड आइस किसमें कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड वाटर में। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा आइस के केस में, आइस इनकी मेल्ट हो रही है। अगर ये मेल्ट हो रही है तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। आयरन के केस में क्या है स्टूडेंट्स? आयरन के केस में ये है कि आयरन जो है अपनी स्टेट को बरकरार रखेगा, इट रिमेन इन सॉलिड फॉर्म, बट द टेम्परेचर ऑफ आयरन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अगर आयरन का टेम्परेचर देखें तो वो कम हो रहा है, लेकिन आयरन की स्टेट चेंज नहीं हो रही। हम कह सकते हैं कि आयरन के केस में स्पेसिफिक हीट पे बात की जाएगी और आइस के केस में लेटेंट हीट पे बात की जाएगी। और स्पेसिफिक हीट के हवाले से जब हम हीट एनर्जी मालूम करते हैं, वो फॉर्मूला होता है C मल्टीप्लाई बाई M मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। C एंड डेल्टा T। लेटेंट हीट पे तो हमने बात की। अभी स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या था? M मल्टीप्लाई बाई L, M मास ऑफ द सब्सटेंस, L लेटेंट हीट। तो इन दो फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर इन केस ये होता कि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे होते कि जहाँ पर वो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते, तो हम दोनों जगह पर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आयरन के ब्लॉक को अगर पानी में रख देता हूँ तो हो सकता है कि पानी जो है अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। मिसाल के तौर पर क्योंकि पानी ठंडा होता है, लेट्स सपोज पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लेशियर होगा, आयरन का 650 होता, तो हो सकता है कि पानी 100 तक नहीं पहुँचता। हमें पता है कि जब हम गर्म आयरन को हॉट आयरन को डालेंगे कोल्ड वाटर के अंदर, तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ जाएगा कि ये 100 तक पहुंच जाए। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि पानी के केस में भी स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है कि पानी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और टेम्परेचर बढ़ा रहा है, स्टेट चेंज नहीं कर रहा। और आयरन के केस में कहेंगे आयरन को पानी में चला के तो टेम्परेचर गिराएगा। तो हम कह सकते हैं कि पानी और आयरन के केस के अंदर स्पेसिफिक हीट पर बात की जाएगी, स्टेट के चेंज पर बात नहीं की जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन की अगर हमारे से बात की जाए जो कि गिवन है 500, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे मास ऑफ आयरन कितना है स्टूडेंट्स, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कितना है। अगर मुझे ये जानना है कि कितनी आयरन ने हीट लॉस्ट की है, कितनी हीट ज़ाया की है आयरन में स्टूडेंट्स, तो उसको जानने का तरीका क्या है? आपको 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। वो फैक्टर्स क्या हैं? आपको देखना है कि वो अमाउंट ऑफ हीट कितना है जिससे आयरन का टेम्परेचर हीट कम हो जाता है या हीट बढ़ जाता है। वो C स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन है। हम कितने आयरन को हीट सप्लाई करेंगे और उसमें से हीट को बाहर निकालेंगे, वो 2 kg ऑफ आयरन है। M मास ऑफ आयरन, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, C M डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया आयरन के लिए। जबकि हीट गेन बाय आइस, क्योंकि आइस के केस में टेम्परेचर स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला क्या है? ML, M मास ऑफ आइस, L लेटेंट हीट, F फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन 499.8 है, मास ऑफ आयरन 2 है, टेम्परेचर चेंज 650 और 0, चेंज कितना आ रहा है? 650 माइनस 0। मास ऑफ आइस अननोन है स्टूडेंट, हमें कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ आइस कितना होगा, और मास ऑफ आइस ऐसे कैसा आ गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 3.36 10⁵ सो स्टूडेंट 650 माइनस 0 करें, 650 मिलेगा, 650 माइनस 0 650 आएगा। हमें मास ऑफ आइस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इन तीनों फैक्टर्स, इन तीनों वैल्यूज़ को जो है एक बार प्रोडक्ट लेते हैं।
499.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 650, तो हमें ये आंसर मिलता है। जब हम इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है। क्योंकि हमें मास ऑफ आइस कैलकुलेट करनी है, तो मास ऑफ आइस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये 4.6 पावर 5 है, इसको 64974 से डिवाइड करेंगे। तो 3.6 से 10 पावर 5 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलता है मास ऑफ आइस का 1.9 किलोग्राम। मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है आपके पास बर्फ़ मौजूद है और उस पर आप जो है 2 kg आयरन का ब्लॉक रख देते हैं, तो बर्फ़ का कितना अमाउंट जो पिघल जाएगा वो 1.9 किलोग्राम का अमाउंट है जो मेल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी 2 kg आयरन 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी आइस पिघला सकता है? 1.9 किलोग्राम। हमें यही मालूम करना था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि रिक्वायरमेंट थी कि हाउ मच आइस इज मेल्टेड। तो हमने फाइंड किया 1.9 किलोग्राम ऑफ आइस इज मेल्टेड ड्यू टू हॉट आयरन व्हेन इट्स प्लेस्ड ऑन द आइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर शुरू हो गया 1.9 kg। इस लेक्चर को एक बार वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात।